ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड शाओजी से होती है, जिससे यहाँ चोट लगी होती है और जो उसकी चोट पर मेडिसिन लगा रहा होता है। जब वो यहाँ से जाने लगता है तो शाओजी उसे रोकती है और कहती है कि मत जाओ, क्या तुम भी उन लोगों की तरह मुझे डिसलाइक करते हो? तो फिर जो यहाँ पे रुक जाता है। शाओजी फिर उसे किस करने लग जाती है क्योंकि वो बहुत ही ड्रंक होती है। जो उससे पूछता है कि तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ, मैं तुम्हारा फियांसी नहीं हूँ। तो शाओ तो कह रहती है कि मुझे वो नहीं चाहिए। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि शाओ असल में आज जेल से छूटकर बाहर आई होती है। जब वो यहाँ अपने घर के बाहर पहुंचती है तो देखती है कि उसके घर के अंदर इतनी बड़ी पार्टी चल रही है, तो वो खुश हो जाती है ये सोचकर फिर शायद उसकी फैमिली ने आज उसके जेल से छूटकर आने की खुशी में ये पार्टी रखे हुए। पर तभी वो दोनों मेट्स को बाहर आपस में बातें करते हुए सुनती है, तो उनकी बातों से शाओ को पता लगता है कि ये पार्टी असल में उसकी अडॉप्टेड सिस्टर के लिए यहाँ पर उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है। और उसके बर्थडे के लिए यहाँ पर शाओ के फियांसी ने इतने फेमस म्यूजिशियन को भी बुलाया होता है और बहुत ही अच्छा इंतजाम करवाया होता है। शाओ ये सब सुनकर अपसेट हो जाती है और तभी मेड आपस में ये भी कह रहे होते हैं कि शाओ तो कितनी बेचारी है, वो इस फैमिली की रियल डॉटर है तो भी उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। जब वो 14 साल की थी तो यहाँ अपनी फैमिली के पास पहली बार आई थी, पर तभी भी वो लोग उससे ज्यादा उसकी अडॉप्टेड सिस्टर यून को ही मानते थे और 18 साल की एज में उन लोगों ने उसे जेल भेज दिए थे। और तभी इतने में जैसी वो अंदर जाने को करती है तो मेड उसे बाहर ही रोक लेती है, पर फिर वो लोग देखते हुए उसे पहचान लेती है तो फिर उसे अंदर जाने दे देती है। यहाँ पर शाओ जैसी पार्टी में एंटर करती है तो पार्टी में आए हुए सारे लोग उसे देखकर बातें करने लगते हैं कि ये कौन लड़की है, आखिर पार्टी में क्या कोई भी लोग उठकर आ गए। तभी शाओ देखती है कि उसकी अडॉप्टेड सिस्टर के पैर में यहाँ चोट लगी होती है और इसका फियांसी हान उसे मेडिसिन लगा रहा होता है। वो बहुत ही खुश होकर उसके पास जाने वाली होती है, पर इतने में यहाँ पर यून हान से पूछती होती है कि आज तो सिस्टर जेल से छूटकर आने वाली है तो तुम उसे पिक करने नहीं जाओगे, तुम्हें लेट हो रहा होगा। तो वो तो कह देता है कि उससे ज्यादा जरूरी मेरे लिए तुम हो। यून फिर हान को बता रही होती है कि इतने सालों से उसकी सिस्टर जेल में है और उसकी फैमिली ने सभी लोगों को ये बताया हुआ है कि वो अब्रॉड में स्टडी करने गई है, तो अब जब वो जेल से छूटकर आ जाएगी तो उसकी और तुम्हारी शादी होगी। तो हाँ, तो यहाँ पर शाओ की बुराई करते हुए कह रहा होता है कि वो उसकी लाइफ में एक डॉग की तरह है जो कि उसके पीछे पड़ी हुई है और उसकी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो बस उससे नाम की एंगेजमेंट करा हुआ है। शाओ तो ये सुनते ही रोने लग जाती है और उसका तो यहाँ पर हार्ट ब्रेक हो जाता है ये सोचकर कि वो 7 साल से अपने इस फियांसी को परस्यू करने में लगी थी और वो उसके बारे में इस तरीके की सोच रखता है। फिर यहाँ पर हान यून से पूछ रहा होता है कि तुम्हारी चोट अब कैसी है, तो वो कहती है कि तुम यहाँ पर हो तो मेरी चोट ठीक हो गई है और फिर वो उसे हक कर रही होती है। शाओ ये सुनने के बाद फिर बहुत ही अपसेट होती है और तुरंत ही जाकर वाइन का ग्लास उठा के लेकर आती है और तुरंत ही इस हान के मुंह पर फेंक देती है। तो फिर हान चिल्लाता है कि क्या तुम पागल हो गई हो। शाओ तो उसे कह देती है कि मैं तुम्हारे साथ अपनी एंगेजमेंट तोड़ रही हूँ। फिर यून तो जल्दी से शाओ के मॉम डैड के पास हान को लेकर जाती है और उन्हें इस बारे में बता देती है। तो यून के डैड फिर शाओ को चिल्लाने लग जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी सिस्टर ने बताई है कि तुमने फिर उसे मिसअंडरस्टूड करी हो कि वो अपने ब्रदर इन लोग को सेड्यूस करी थी। क्या तुम पागल हो गई हो? 3 साल जेल में रहने के बाद भी तुमने कुछ सीखी नहीं? अभी इसी वक्त अपनी सिस्टर से माफी मांगो। शाओ बताती है कि पिछली बार भी यून ने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाए थे और आप सभी ने मेरे ऊपर नहीं बल्कि उसके ऊपर बिलीव करके मुझे जेल भेज दिया था और आज भी इवन आप लोग उसी के ऊपर ही बिलीव कर रहे हैं और आप लोग उसके लिए मुझे मार रहे हैं, इसलिए अगर कोई गलत है तो वो आप लोग है। तो फिर उसके डैड बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और यहाँ पर स्टिक से उसके सर पे मारते हैं। शाओ को इतनी चोट भी लग जाती है पर फिर वो कुछ नहीं कहती है और यहाँ से चुपचाप चली जाती है। तभी उसे ऐसे देखकर हान उसके पीछे जाने को करता है तो यून जल्दी से उसे रोक लेती है और बहाना करती है कि मेरे पैर में भी दुख रहा है। तो फिर यहाँ पर हान उसके लिए रुकने को मान जाता है। फिर शाओ बाहर आने के बाद तुरंत ही जू को कॉल लगाती है और उससे पूछती है कि वो कहाँ पर है। जू तो ऑलरेडी यहाँ पर शाओ के लाया होता है और वो जल्दी से उसे उठा के लेकर जाता है। फिर इसी के साथ यहाँ पर फ्लैशबैक खत्म होता है और हम देखते हैं कि शाओ और जू साथ नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पर जू का असिस्टेंट उसे आकर सब बताता है कि कल रात पार्टी में क्या हुआ। वो बताता है कि आपके निफ्यू हान ने मिस शाओ को चीट किया है और असल में उनकी वजह से मिस शाओ को उनके पेरेंट्स ने मारे हैं। तो इस सुनने के बाद जो को बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और वो अपने असिस्टेंट को ऑर्डर दे देता है कि उसके निफ्यू हान को वो सबक सिखाए। फिर यहाँ पर हम हान और यून को देखते हैं जो कि साथ में क्लब में बैठे होते हैं और यून पूछ रही होती है कि आखिर तुम्हारे अंकल ने हम दोनों को यहाँ पर क्यों बुलाए होंगे, क्या वो हमें वन यू ग्रुप कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट देने वाले होंगे। तो ये कहता है कि ऑफ कोर्स। तो अभी इतने में यहाँ पर जो का असिस्टेंट आया होता है तो उसे देखकर हान कहता है कि अंकल कहाँ पर है। तो फिर असिस्टेंट बताता है कि असल में आपकी कल की सारी हरकतों के बारे में बॉस को पता लग गया और उन्होंने मुझे आपको ये गिफ्ट देने के लिए भेजा है। ऐसा बोलकर वो उसे कोई कॉन्ट्रैक्ट देता है। तो यून खुशी खुशी कॉन्ट्रैक्ट ले लेती है और हान
असिस्टेंट से कह देता है कि मेरे अंकल को मेरे लिए थैंक्स बोल देना। फिर असिस्टेंट के जाने के बाद ये दोनों ही बड़े खुश हो रहे होते हैं। और हान तो यहाँ पर यून से कह रहा होता है कि उसकी अगर शाओ से शादी भी होगी ना तो भी वो उसका हमेशा ख्याल रखेगा। लेकिन फिर ये कहती है कि सिस्टर ने तो हमारे रिलेशन को मिसअंडरस्टूड कर लिया, तो अगर कहीं उसने तुम्हारे अंकल को हमारे बारे में कंप्लेन कर दी तो फिर। तो हान कहता है कि उसकी तुम फिक्र मत करो, मेरे अंकल बहुत ही कोल्ड पर्सनालिटी वाले और ऐसी कोई भी लड़की उनके नजदीक नहीं जा सकती है। और वैसे भी मेरे अंकल के बाद आखिर ये कंपनी मेरी है और सब कुछ मैं संभालूंगा, तो बस एक कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज है। फिर यून जैसे इस कॉन्ट्रैक्ट को खोल कर देखती है तो इन दोनों को पता लगता है कि ये कोई कंपनी के साथ बिजनेस डील का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बल्कि हान को कंपनी से फायर करने का कॉन्ट्रैक्ट है। ये देखकर वो शॉक हो जाता है और तुरंत यहाँ से निकलता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब शाओ की नींद खुलती है तो उसे होश आता है कि उसने ये क्या कर लिया। वो जल्दी से ड्रेसअप होकर यहाँ से भागने लगती है, पर तभी जो जल्दी से उसे रोकता है और कहता है कि तुम बहुत ही इरिस्पॉन्सिबल बन रही हो। तो फिर वो बताती है कि असल में कल रात वो बहुत ही अपसेट थी और ड्रंक भी, तो इसलिए वो बस सॉरी बोल सकती है। शाओ कहती है कि देखो मुझे अच्छे से पता है कि मैंने आखिर 10 साल पहले तुम्हारी जान बचाई थी, तो इस वजह से तुम मुझे रिपे करने के लिए कल रात तुमने मुझे रिजेक्ट नहीं किया और मेरी बात मान गए, इसलिए मैं कह रही हूँ मैं अब तुम्हें दोबारा कभी परेशान नहीं करूंगी। ऐसा बोलकर वो जाने लगती है। तभी जोर से रोकता है और जल्दी से फिर उसे उसका बर्थडे गिफ्ट यानी कि एक नेकलेस देने लगता है और बताता है कि ये मैं कल ही देने वाला था पर मौका ही नहीं मिला। शाओ शॉक हो जाती है कि तुम्हें मेरा बर्थडे याद है। तभी शाओ याद करने लगती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि स्कूल टाइम से ही शाओ हान को पसंद करती थी और उसे परस्यू करने में लगी थी, पर वो तो उसका बर्थडे तक याद नहीं रखता था और उसे छोड़कर वो यून का बर्थडे सेलिब्रेट करने गया था। यही सब याद करके वो अपसेट होती है कि आज तक हान को तो उसका बर्थडे कभी याद ही नहीं था। जो से कहने लगता है कि तुम मुझे एक चांस दो, मैं तुम्हारा हर बर्थडे तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। और फिर जो तो यहाँ नील डाउन होकर उसे शादी के लिए प्रपोज करने लगता है और उसे रिंग दिखा रहा होता है। शाओ कहती है कि आखिर मैं तुम्हें हाँ कैसे बोल सकती हूँ, हम लोग तो सिर्फ एक ही बार मिले और मैं तो अभी तुम्हारा नाम भी ठीक से जानती नहीं हूँ। तो फिर जो उसे बताने लगता है कि मैं बहुत ही कंजर्वेटिव पर्सन हूँ, 29 ईयर्स में मेरे आसपास आज तक कोई लड़की नहीं रही है और अब तुमने मेरे साथ नाइट स्पेंड कर रही हो तो आखिर मैं अपनी फ्यूचर वाइफ को क्या बोलूंगा। और वैसे भी ये पहली बार नहीं है जो हम लोग मिल रहे हैं, 10 साल पहले तुमने मेरी जान बचाई थी। तो भी शाओ नहीं मानती और कहती है कि मुझे अपने घर जाना है। वो यहाँ से चली जाती है। जो तो सोच रहा होता है कि उसने 10 सालों से उसका इंतजार करा है, तो वो और उसका इंतजार करेगा जब तक वो अपनी फीलिंग्स को पहचान ना ले। तभी जो के घर के बाहर उसका नेफ्यू यहाँ पर हान आया होता है और वो असिस्टेंट से कहने लगता है कि मुझे अंदर जाने दो, मुझे अपने अंकल से कुछ जरूरी बात करनी है। तो फिर असिस्टेंट मना करता है कि बॉस अभी किसी इंपॉर्टेंट पर्सन के साथ है, इसलिए तुम उन्हें डिस्टर्ब करने नहीं जा सकते। तभी दरवाजा खुलता है और शाओ बाहर आ रही होती है, पर जैसे ही वो हान को देखती है तो वो वापस से पीछे मुड़ जाती है। इतने में जोर से कहने लगता है कि क्या हुआ, तुम्हें डर है कि वो हमारे रिलेशनशिप को जान जाएगा। तो शाओ कहने लगती है कि आखिर वो मेरा फियांसी है। फिर वो याद करती है कि नहीं, कल रात ही मैंने उसके साथ अपनी एंगेजमेंट तोड़ ली थी। तभी यहाँ पर हान देख रहा होता है कि अंकल के साथ ये कौन लड़की है और फिर जल्दी से हान अंदर आने को कहता है ये देखने के लिए कि क्या ये शाओ है, पर तभी शाओ जल्दी से अंदर चली जाती है। तो हान फिर जो से पूछता है कि अंकल वो कौन लड़की थी, आप तो कभी किसी लड़की को अपने घर नहीं लाते। तो जो हान को बताता है कि वो तुम्हारी आंटी थी। फिर हान जो से यहाँ बात करने आता है और उससे कहता है कि आखिर अंकल आप मुझे ऐसे कैसे फायर कर सकते हैं, मैंने बस आपके कल इंस्ट्रक्शन ही तो नहीं माना था ना, आपने मुझे शाओ को पिक करने जाने के लिए बोला था, लेकिन उस वक्त यून के पैर में चोट लग गई थी और मेरे लिए उससे ज्यादा जरूरी यून है। जो इस बात पर गुस्सा होता है और कहता है कि आखिर तुम्हारी फियांसी कौन है, तो तुम्हें अपनी फियांसी की फिक्र करनी चाहिए या फिर उसकी सिस्टर की। तो हान यून की साइड लेते हुए कहने लगता है कि यून आखिर अपनी फैमिली की अडॉप्टेड सिस्टर है, तो अगर मैं उसकी केयर नहीं करूंगा तो कौन करेगा। इस बात पर जोई से चिल्लाता है कि क्या शाओ ने सफर नहीं करी है, वो इतने साल जेल में रहकर आई है और तुम्हें उसकी कोई पड़ी नहीं बल्कि उसकी पड़ी है जो कि अपनी फैमिली की अडॉप्टेड बेटी है, जिसने शाओ की जगह उसे छीन ली और उसकी फैमिली का प्यार भी। तो हान को तो यहाँ पर शाओ से कोई मतलब ही नहीं होता। जो उसे कह देता है कि ठीक है तुम्हें उसकी कोई नहीं पड़ी तो मुझे भी अब तुम्हारी कोई नहीं पड़ी। वो यहाँ से जाने लगता है तो हान कहता है कि अंकल आप मुझे ऐसे छोड़ नहीं सकते, आपने मेरे डैड की मरते वक्त उनसे प्रॉमिस किया था कि आप हमेशा मेरा ख्याल रखेंगे। जो कह देता है कि मैं बस अपने बिग ब्रदर की वजह से ही तुम्हें छोड़ रहा हूँ, नहीं तो तुम्हें अभी छोड़ता भी नहीं। और फिर जो इस बारे में सोच रहा होता है कि वो शाओ से 10 साल पहले मिला था जब उसने उसकी जान बचाई थी,
यहाँ पर जो सोच रहा होता है कि मुझे लगा था कि तुम इससे प्यार करती हो तो तुम इसके साथ हैप्पी रहोगे और ये तुम्हारा ख्याल रखेगा। अगर मुझे पहले पता होता कि ये तुम्हें इस तरीके से ट्रीट करने वाला है तो मैंने बहुत पहले ही इससे तुम्हें छीन लिया होता। और फिर यही सोचकर जो यहाँ से चला जाता है। हाँ जल्दी से असिस्टेंट को रोकता है और कहता है कि तुम मेरी कोई हेल्प करो, देखो तुम मेरे अच्छे फ्रेंड रह चुके हो, तो मुझे इस बारे में बताओ कि आखिर अंकल मुझसे इतना ज्यादा गुस्सा क्यों गए। फिर जो जैसे यहाँ घर पे आता है तो उसे मेड के जरिए पता लगता है कि शाह ऑलरेडी यहाँ से जा चुकी है और वो ये बोलकर गई है कि वो उसके लिए कोई भी ट्रबल नहीं क्रिएट करना चाहती है। फिर जो तुरंत यहाँ से शाह को ढूंढने जाता है और शाह तो यहाँ कार में बैठकर निकल चुकी होती है और वो फिर यहाँ पर हान के बारे में सोच रही होती है। और फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि हाई स्कूल टाइम में हान ने उसकी जान बचाया था, तभी से तो वो उससे परस्यू कर रही थी। पर फिर हान बिल्कुल ही चेंज हो गया था और वो उसकी जगह उसकी अडॉप्टेड सिस्टर यून की ज्यादा केयर करता था और यून के लिए उसे हमेशा चिल्लाता भी रहता था। और यून तो बस उसके सामने अच्छा बनने का नाटक कर रही थी और उसने ही जानबूझ के अपने आप को चोट पहुंचाते हुए शाह के ऊपर झूठा इल्जाम लगा दी थी कि उसने उसे मारने की कोशिश की है और उसने हान को भी यकीन दिला दी थी। तो फिर हान तो ये देखने के बाद यून के ऊपर यकीन करते हुए शाह को जेल भेज देता है। इसी के साथ ही फ्लैशबैक खत्म होता है और शाह सोच रही होती है कि उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि हान पहले कितना ज्यादा अच्छा था और वो इतना बदल गया। तभी शाह की कार के सामने एक कार आके रुकती है तो ड्राइवर इस बारे में बताता है कि किसी ने अपनी कार आगे रोक लिया है। फिर जो अपनी कार से बाहर निकल के शाह के पास आता है तो शाह उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो फिर वो उसकी कार का डोर खोलता है और कहता है कि तुम मेरी कार में आके बैठो और फिर वो उसे अपना हाथ देता है। तो फिर शाह को उसकी बात माननी पड़ती है। यहाँ पर वो उसे अपनी कार में लाने के बाद इस बारे में बताता है कि मैं मेनली 2 रीजन की वजह से तुमसे मिलने आया हूँ। पहला तो ये कि साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के हिसाब से ब्रेकअप का जो सेकेंड डे होता है वो बहुत ज्यादा ही मुश्किल होता है। इस वक्त तुम बहुत ज्यादा रिग्रेट फील कर रही होंगी, तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा होगा और तुम बहुत ही हर्ट होंगी। तो इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हारा साथ देने आना चाहता था ताकि तुम बिल्कुल भी अकेला ना फील करो और अपने आप को ब्लेम मत करो। उसे समझाने लगता है कि उसके अंदर कोई कमी नहीं है एंड वो प्यार करना डिजर्व करती है। शाह कहती है कि लेकिन मैं तो जेल से आई हूँ और मेरी फैमिली में भी मेरी कोई वैल्यू नहीं है और तुम तो बहुत ही अच्छे हो और मुझे लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा बेटर पार्टनर डिजर्व करते हो। तो जो तो यहाँ पर शाह को बता रहा होता है कि वो उसके लिए बहुत ही ज्यादा यूनिक है और इररिप्लेसेबल है, तो वैसा बिल्कुल ना सोचे। और फिर ऐसा बोलकर वो उसे किस करने लगता है। अभी असिस्टेंट तो यहाँ खुश हो रहा था। शाओ फिर असिस्टेंट को देखकर दूर हो जाती है और कहती है कि तुम दूसरी चीज क्या बताने वाले थे। तो जो कहता है कि मुझे यकीन है कि तुम जब अपने घर जाओगी तो तुम्हारी फैमिली फिर से तुम्हें बुली करेंगे, इसलिए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए साथ चलना चाहता हूँ। शाओ इसके लिए मान जाती है। फिर दोनों जैसे यहाँ पर शाओ के घर के बाहर पहुंचते तो शाओ तुरंत ही से रोकती है और कहती है कि तुम मेरे साथ मत चलो, क्योंकि वैसे भी मेरी फैमिली बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है और अगर तुम भी वहां पर चलोगे तो वो लोग तुम पर भी उंगली उठाएंगे और पूछेंगे कि हमारे बीच में क्या रिलेशन है, इसलिए मैं अकेली चली जाती हूँ, यही काफी है। और वो मन में सोच रही होती है कि मुझे फालतू का तुम्हारे लिए कोई ट्रबल नहीं करनी है। तो जो शाओ की बात मान जाता है और फिर शाओ अकेले अपने घर में जा रही होती है। अभी असिस्टेंट जो इस बारे में पूछ रहा होता है कि बॉस आखिर आप मिस शाओ को अकेले क्यों जाने देते, अगर आप उनके साथ जाएंगे तो फिर ज्यादा बेटर होता ना, आप उन्हें अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाते और कोई उन्हें बुली नहीं कर पाता। तो जो कहता है कि शाओ यही चाहती है तो मैं उसके हर डिसीजन को रिस्पेक्ट करूंगा और वैसे भी ऑलरेडी वो अब तक बहुत हर्ट हो चुकी है और अगर अब उसे पता लग गया कि जिस फियांसी ने उसे धोखा दिया है मैं उसी का ही अंकल हूँ तो शायद वो मुझसे भी दूर होने की कोशिश करेगी, इसलिए बेहतर है कि अभी उसे ना पता लगे। असिस्टेंट पूछता है कि फिर बॉस आप मिस शाओ को उनकी फैमिली के पास अकेले से जाने देने वाले, वो लोग उन्हें तंग करेंगे तो वो कहता है कि मैंने सोच लिया हूँ कि मेरे रहते हुए उसे कोई कुछ नहीं कर सकता और वो अब मेरे साथ रहकर जो चाहे वो कर सकती है और उस टाइम पर चाहे वो उन्हें माफ कर दे और या ना माफ करे, ये सब उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तभी यहाँ घर पे यून से मिलने के लिए हान आया होता है और वो उसे बता रहा होता है कि उसके अंकल की वजह से वो उसे छोड़ने का सोच रहा है, नहीं तो फिर उसके अंकल उसे छोड़ेंगे नहीं। तो फिर ये मना रही होती है कि ऐसा मत करो। तभी इतने में शाओ को अंदर जाते हुए देखकर हान जल्दी से उसे रोक लेता है और उसे चिल्लाने लगता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत होगी कि तुमने मेरा कॉल कट कर दी, बताओ आखिर कल रात तुम कहाँ पर थी। तो शाओ से ये चीज क्लियर करती है कि हमारी एंगेजमेंट ऑलरेडी खत्म हो चुकी है तो तुम्हारे पास कोई हक नहीं कि तुम मुझसे ये सब सवाल करो। तभी इतने में यहाँ पर शाओ के डैड आ जाते हैं और वो उसे ताने सुनाने लगते हैं कि 3 साल जेल में रहने के बाद भी उसने कुछ भी नहीं सीखी है और ऊपर से ऐसी बदतमीजी करने के साथ साथ वो कल रात घर पे भी नहीं थी। इसलिए यहाँ पर उसके डैड तो फिर बटलर को बुलाकर उसे पनिशमेंट के तौर पे रूम में लॉक करने के लिए कह रहे होते हैं ताकि उसे यहाँ के रूल्स अच्छे से याद रहे और वो दोबारा ऐसी गलती ना करे। तो यहाँ पर शाह फिर उन्हें जवाब देती है कि जब से वो इस घर में आई है, जब वो 14 साल की थी तभी से उन लोगों को उस पर कभी बिलीव था ही नहीं और उन लोगों ने हमेशा उसकी जगह यून पर ही बिलीव करे
और आपने इसकी वजह से मुझे ऑलरेडी मारा भी है, चिल्लाया भी है, तो इसलिए अब और नहीं, आज से और इसी वक्त से मैं आपकी फैमिली के साथ सारे रिश्ते कट कर रही हूँ और अब मैं कोई इस फैमिली की बेटी नहीं हूँ। ऐसा बोलकर वो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट फेक कर दे देती है। तो उसके डैड तो शॉक हो जाते हैं और उसकी मॉम यहाँ पर उसे चिल्लाने लगती है और कहने लगती है कि आखिर तुम जैसी अनग्रेटफुल लड़की को मैंने पैदा भी कैसे करी, तुम निकल जाओ यहाँ से। तो शाह कहती है कि मैं तो ऑलरेडी जा रही हूँ, बस मैं अपने अडॉप्टिव पेरेंट्स की कुछ चीजें ले लूँ, तो क्यों ना तुम मॉम डैड से माफी मांग लो, तो शायद वो तुम्हें माफ करके यहाँ पे रख लेंगे। फिर यहाँ पर यून तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि अरे वाह, ये चली जाएगी तो अब इस फैमिली की इकलौती मैं ही बचूंगी। तभी यहाँ पर जैसे ही शाओ अपना लगेज लेकर जाने लगती है तो यूनो से कहती है कि तुम्हारे जो अडॉप्टिव पेरेंट्स हैं वो तो ऑलरेडी मर भी चुके हैं, नहीं तो सोचो यहाँ से जाने के बाद तो तुम तो हेल्पलेस हो जाओगी और तुम रहोगी कहाँ पर। फिर हान भी कहने लगता है कि तुम अगर माफी मांग लोगी तो मैं भी तुम्हारे साथ अपनी एंगेजमेंट वापस से कंटिन्यू करूंगा। शाओ हान से कहती है कि तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम जैसे ट्रैश मैन को अभी भी एक्सेप्ट करने वाली हूँ। फिर तो शाओ के डैड बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और चिल्लाकर कहने लगते हैं कि निकल जाओ यहाँ से, और वो बटलर को ऑर्डर देते हैं कि हमारे फैमिली के नाम पर जितने भी होटल्स हैं उन सभी में ये रुक नहीं सकती, ऐसा ऑर्डर दे दो। तभी एक बहुत बड़े होटल का मैनेजर यहाँ पर शाओ को अपने होटल में इनवाइट करने के लिए आया होता है और यहाँ पर उसे अच्छे से वेलकम कर रहा होता है। तो ये सारे लोग शॉक हो जाते हैं, खास करके शाओ की मॉम तो। और यहाँ पर हान भी इस बारे में सोच रहा होता है कि ये होटल तो असल में उसके अंकल का है, तो वो सोचने पड़ जाता है कि क्या शाओ का सच में मेरे अंकल के साथ कोई रिलेशनशिप है। फिर शाओ तो उन लोगों के साथ बाहर चली जाती है। जैसे वो बाहर आती है तो यहाँ पर जो उसके पास आता है, शाओ से थैंक यू बोलने लगती है कि पहली बार मुझे फील हुआ कि कोई मेरे साथ है और वो मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। तो फिर जो पूछता है कि क्या सिर्फ तुम मुझसे थैंक यू बोलोगी, तो शाओ कहती है कि मैंने अब सोच ली हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तो बताओ क्या तुम भी मुझसे शादी करना चाहोगे। जो तो ये सुनकर शॉक हो जाता है कि शाओ मान गई है। यहाँ पर असिस्टेंट भी फिर खुश होने लगता है और जो तो जल्दी से शाओ को उठा लेता है और बताने लगता है कि मैंने इस दिन का कब से इंतजार किया था, और फिर वो तो उसे लेकर चला जाता है। तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि हान जैसे निकलने को करता है तो यूनो से रोककर कहने लगती है कि सच में सिस्टर तो कितनी ज्यादा खराब है, मुझे नहीं पता था कि वो इतनी शेमलेस निकलेगी कि पैसों के लिए इसी मैन को अपने आप को बेच देगी, और इवन पैसे नहीं, उसने घर के लिए सब करी है। तो यहाँ पर हान शाओ की साइड लेते हुए कहने लगता है कि शाओ ऐसे टाइप की बिल्कुल नहीं है, इसलिए उसके बारे में ऐसा मत बोलो। मुझे पता है कि उसने बस वो सब एक्टिंग करने के लिए उन लोगों को बुलाई थी ताकि मैं जेलस फील करूँ और उसके पास जाऊँ, और माना उसने तुम्हारे साथ बुरा करी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम उसके पीठ पीछे उसके बारे में ऐसी बात करोगी और कुछ भी उसके बारे में बोलोगी। और फिर ये बोलकर हान यहाँ से चला जाता है। तो ये उनको बहुत गुस्सा आती है कि इतने टाइम से मैंने इसे अपने कंट्रोल में रखी हुई थी, पर ये तो पूरा मेरे हाथ से निकल चुका है। अगर ये उस शाओ के पास चला जाएगा फिर तो मेरा सब खराब हो जाएगा और इस घर में भी मेरी जगह नहीं बचेगी। फिर ये तुरंत ही किसी रिपोर्टर को कॉल करती है और उसे कुछ काम दे दी होती है। फिर हम देखते हैं कि जो शाओ को कहीं और लेकर गया होता है, तो वो कहती है कि हम लोग तो मैरिज सर्टिफिकेट लेने आए थे ना। तो वो कहता है कि तुम तो ऑलरेडी मेरी हो, तो इतनी भी कोई जल्दी नहीं है, अभी सबसे ज्यादा जरूरी तुम्हारा ट्रीटमेंट है। वो उसे मिरेकल डॉक्टर से मिलवाने लाया होता है और यहाँ पे डॉक्टर शाओ का चेकअप करने के बाद कहता है कि उसका ठीक होना पॉसिबल है, बस थोड़ा टाइम लगेगा। ये सुनने के बाद शाओ तो शॉक होती है और कहती है कि यानी आप कह रहे हैं कि मेरे पैर सच में ठीक हो सकते हैं। एक्चुअली मैं और भी एक्सपर्ट डॉक्टर से मिल चुकी हूँ और उन्होंने तो कहा कि मेरे पैर कभी ठीक ही नहीं हो सकते। तो यहाँ पर ये मिरेकल डॉक्टर से कहता है कि फिक्र मत करो, आधे साल के अंदर ही तुम्हारे पैर ठीक हो जाएंगे और तुम बैले डांस करने लग जाओगी। तो इस सुनने के बाद शाओ शॉक होती है और पूछती है कि आपको ये भी कैसे पता है कि मैं बैले डांस करती हूँ। तो फिर जो का ये डॉक्टर फ्रेंड उसे ही देख रहा होता है और यहाँ पर फिर शाओ समझ जाती है कि जो ने उसे बताया। फिर इसके बाद दोनों फाइनली कोर्ट जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं और जब बाहर आते तो फिर एक दूसरे को हैप्पी वेडिंग विश कर रहे होते हैं। फिर शाओ कहती है कि मुझे तो अभी तुम्हारा नाम भी नहीं पता है। फिर शाओ जैसे यहाँ मैरिज सर्टिफिकेट खोलकर उसका नाम पढ़ने वाली होती है तभी जल्दी से जो से रोक लेता है और कहता है कि नाम की क्या जरूरत है, आप तो तुम मुझे हस्बैंड कहकर बुलाना होगा। शाओ फिर स्माइल करती है और यहाँ पर जो से मैरिज सर्टिफिकेट ले लेता है और कहता है कि मैरिज सर्टिफिकेट का ध्यान अब मैं रख लूंगा, तो ये मुझे दे दो। तो शाओ से दे देती है। इतने में वो देखती है कि कोई न्यूज आई हुई है तो वो देखने लग जाती है। असल में होटल रूम में हान और ये उन दोनों साथ पकड़े गए होते हैं और रिपोर्टर्स यहाँ पर उन लोगों से पूछने लग जाते हैं कि वो अपनी फियांसी को धोखा दे रहा है और उसकी सिस्टर के साथ ये सब कर रहा है। तो हान तो यहाँ पर कुछ कह नहीं पाता। शाओ ये न्यूज देखकर सोचती है कि उसने उम्मीद नहीं करी थी कि ये स्कमबैग इतनी जल्दी अपने असली रंग और बाहर निकालेगा। तभी जो सोच रहा होता है कि शाओ को मेरा ये गिफ्ट पसंद आया होगा कि नहीं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो एक क्लब गया होता है और वो सोच रहा होता है
ये शाओ ने उसे ब्लॉक कर दिया। इसका ये मतलब है कि वो बस अभी भी उसे जेलस है, इसलिए ऐसा कर रही है। तभी इतने में यहाँ पर इसके जो फ्रेंड्स आए होते हैं उनमें से एक इसे बता देता है कि उसके अंकल ने उसकी फियांसी से शादी कर चुका है और वो दोनों आज मैरिज सर्टिफिकेट लेकर सिविल अफेयर्स ब्यूरो के बाहर खड़े थे। तो हान को यकीन नहीं आता, पर फिर गुस्सा होने लग जाता है कि कहीं ये सच तो नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो और शाओ जैसे घर आते हैं तो यहाँ पर जो तो शाओ को किस करने लगता है और तब यहाँ पर ये लोग पैशनेटली किस कर रहे होते हैं कि शाओ कहती है कि हम लोग रूम में चलते हैं। फिर वो उसे उठा के लेके जा रहा होता है कि तभी इतने में घर में हान आ जाता है और शाओ जैसी उसे देखती है तो वो अपना मुंह छुपा लेती है और जो भी जल्दी से उसे लेके जाने लगता है। यहाँ पर हान ठीक से देख ही नहीं पाता पर सोचता रह जाता है कि क्या वो सच में शाओ होगी। तभी इतने में असिस्टेंट उसे रोकने लग जाता है पर ये फिर भी नहीं मानता और अंदर तक आ जाता है। पर जल्दी से जो यहाँ रूम से बाहर निकलता है और उसे रोकता है। तो हान कहता है कि अंकल मैंने सुना कि आज आपने शादी कर लियो, आज आप मैरिज सर्टिफिकेट लेकर सिविल अफेयर्स ब्यूरो के बाहर खड़े थे तो मैं अपनी आंटी से मिलना चाहता था। तो जो मना कर देता है कि अभी नहीं। तो हान कहने लगता है कि आखिर आप मुझे आंटी को देखने क्यों नहीं दे रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मेरी फियांसी है। सोचो अगर आपने सच में ऐसा काम करे होंगे ना